हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 11th ऑफ फेब के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई नो हमारे करंट अफेयर्स मॉर्निंग में होते हैं, आज नाइट में हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि मुझे थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, मैं हॉस्पिटल गई थी और मैं दिन भर फिर उसमें ही इंगेज रही, जिसके कारण मैं करंट अफेयर्स रेडी नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं, हमारा पर्पस होना चाहिए कि हमें सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रेडी करने हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो हमारे ये जो करंट अफेयर्स है आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि आज रात को करंट अफेयर्स हो रहे हैं, आप उनके साथ भी लिंक को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे हम 11th फेब के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। तो आज हमने कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया है? तो आज हमने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। अब हमारा यहाँ पे टारगेट है कि जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो फील्ड है उसमें महिलाएं एजुकेशन में जाएं, उस डायरेक्शन में काम करें। इसलिए आपको इसी तरीके से इसकी थीम देखने को मिलेगी। थीम क्या है? अनपैकिंग स्टेम करियर, हर वॉइस इन साइंस आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अब ये 10th एनिवर्सरी थी और इसको यूनेस्को के हेडक्वार्टर में सेलिब्रेट किया गया। सिंस 2015 से इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ बात करते हैं 11 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज किया गया है। हेनले और पार्टनर्स इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं और यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए जो डेटा कलेक्शन किया जाता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा इस्तेमाल किया करके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर्स कंपाइल करते हैं। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के 199 पासपोर्ट्स को यहाँ पे एनालिसिस किया गया और उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कितने कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है, कितना वीजा ऑन अराइवल एक्सेस है और कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके अकॉर्डिंगली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को पब्लिश किया है। तो यू कैन सी कि पहले नंबर पे सिंगापुर है। सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पर। सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। सेकेंड नंबर पे जापान और साउथ कोरिया है। 190 कंट्रीज में आपको वीजा फ्री एक्सेस देखने को मिल जाएगा और थर्ड पोजीशन पे काफी सारे देश हैं। अब इंडिया की पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो इंडिया 80th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा और इंडिया का जो 80वां स्थान है, इंडिया की जो 80th पोजीशन है, वो आप देख सकते हैं वो किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो अल्जीरिया है, आपका इक्वेटोरियल गिनी, इसके अलावा तजाकिस्तान, इनके साथ हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं, मतलब शेयर करते हैं अपनी पोजीशन को। और इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स है वो 56 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। तो इंडिया 80वें स्थान पर आपको मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं बॉटम कंट्रीज। तो लास्ट नंबर पे 99 पोजीशन पे अफगानिस्तान है, जहां पे 25 डेस्टिनेशन में वीजा फ्री एक्सेस है। फिर 98 पोजीशन पे सीरिया और 97 पोजीशन पे इराक है। तो इराक, सीरिया और अफगानिस्तान, ये बॉटम 3 कंट्रीज आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, हेनले के बाद यहाँ पर देखेंगे एक और सर्टिफिकेशन पब्लिश किया गया है, लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, और इसमें इंडिया थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो इंडिया रिटेन इट्स थर्ड पोजीशन ग्लोबली इन यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीड सर्टिफिकेशन रैंकिंग। और इंडिया के टोटल 370 प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के 370 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया गया है और ये लगभग 8.50 मिलियंस एरिया को, स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जिनको ग्रीन सर्टिफिकेशन दिया गया है, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन वाले सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आपको चाइना में मिल जाएंगे 1860। सेकेंड नंबर पे कनाडा है 300 और थर्ड नंबर पे इंडिया है। यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, आई थिंक ये डेटा थोड़ा सा एरर है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाएगा विद 370 प्रोजेक्ट और एरिया कवर के हिसाब से यहाँ पे डेटा को मेंशन किया गया है। तो टॉप कंट्री आप देख सकते हैं चाइना है, चाइना के बाद कनाडा है और थर्ड नंबर पे इंडिया है। यहाँ पे जो रेटिंग है वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है, आपके एरिया कवर के अकॉर्डिंगली रेटिंग की गई है। ठीक है, एरिया कवर के अकॉर्डिंगली रेटिंग की गई है। तो इंडिया आपको थर्ड पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट को इशू करने का काम यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पीआईबी में एक और डेटा पब्लिश हुआ है कि इंडिया ने 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को अचीव कर लिया है और एक हमारा एक और माइलस्टोन आप कह सकते हो। 31 जनवरी 2025 में इंडिया की जो टोटल सोलर पावर कैपेसिटी है वो कितनी हो चुकी है? 100.3 गीगावाट है, मतलब हमने 100 गीगावाट को क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में, देखो आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं वो विंड एनर्जी भी है, आपकी हाइड्रो एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी भी है, राइट। तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है वो 47% आपको देखने को मिल जाएगा इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट। अब हमारा टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, कब तक? 2030 तक। और हमने 100 गीगावाट के टारगेट को अचीव कर लिया है।
ठीक है जी, इसमें मेंशन किया गया कि 2014 में हमारे देश में जो टोटल सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल थी वो 2.8 गीगावाट थी और अभी 100.3 गीगावाट हो चुकी है 31 जनवरी 2025 तक। ये बात यहाँ पर मेंशन की है और इसमें कहा है, स्पेशल मेंशन किया गया है कि हमने इस टारगेट को अचीव कर पाए। उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 की स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे कुछ समय पहले, हम सभी को पता है, और यहाँ पे वंस अगेन काफी लंबे समय के बाद 27 इयर्स के गैप के बाद यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाएगी एनसीटी दिल्ली में। टोटल नंबर ऑफ सीट अगर दिल्ली असेंबली के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 70 है। अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो आपको मेजॉरिटी 36 सीट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 48 सीट्स किसको मिली है? बीजेपी गवर्नमेंट को 48 सीट्स मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीट्स मिली है। मतलब आम आदमी पार्टी अपोजिशन में मिलेगा और रूलिंग पार्टी आपको बीजेपी देखने को मिल जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट दिल्ली में कितनी है? आंसर हो जाएगा 70 सीट आपको मिल जाएंगी। अगर हम बात करते हैं अतिशी के बारे में, तो अतिशी जो है वो आपके 3rd नंबर की वीमेन चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, जो कि कालका जी जो सीट है वहां से वापस से इन्होंने इलेक्शन को जीता है। क्लियर है? पहली बार एनसीटी दिल्ली में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे वो 1993 1993 में हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा इंडिया बड़ा अच्छा है, टाइमली सारी पेमेंट वगैरह कर रहा है, इसलिए इसको कुछ सम्मान दिया गया है। अब यूनाइटेड नेशन की कई सारी कमिटीज होती है, कई सारी कमिटीज में आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, करेक्ट है? तो इंडिया भी एनुअली कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का भी एनुअल बजट होता है कि यूनाइटेड नेशन की अलग अलग कमिटी में हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया फीचर इन यूएन ऑनर रोल फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ रेगुलर बजट असेसमेंट। तो यहाँ पे परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूएसए इन न्यूयॉर्क, इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि वंस अगेन इंडिया ने टाइमली पेमेंट की है और इंडिया को ऑनर रोल यूनाइटेड नेशन ऑनर रोल में शामिल किया गया है ऑफ 35 मेंबर स्टेट, जिन्होंने समय पे रेगुलर बजट असेसमेंट किया है और 30 डेज के पीरियड या स्पेसिफिक पीरियड में आपने अपने जो भी बजट से उनको क्लियर करने का काम किया है। अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन $37.64 मिलियन है आपकी यूनाइटेड नेशन की डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज में। तो क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया जा सकता है? क्वेश्चन आपको फ्रेम किया जा सकता है कि हाउ मच डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू यूएन रेगुलर बजट फॉर 2025? तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? $37.64 मिलियन है। इस तरीके से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज से फ्रेम किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अगली कहानी को समझते हैं हम। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, इसमें जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स मैगजीन जिसमें 250 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर्स है, आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। ठीक है, कहां पर? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। और आज की क्लास की पीडीएफ या तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना या फिर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, सारी बातें क्लियर हो रही है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अब याद कीजिए जब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट न्यूज में था, जब डिस्प्यूटेड था, तो हमेशा आपको हर एक एग्जाम में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से क्वेश्चन तो बने आपको देखने को मिले। एमपीपीएससी ने तो भर भर के केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे थे। तो जब भी ऐसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, जहां से दो नदियां पास हो रही है, जिनके लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिन पे ऑब्जेक्शंस है, वहां से एग्जाम में डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर फ्रेम होते हैं। तो अगेन यहाँ पर एक और इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश से है, वापस न्यूज में है क्योंकि ये भी दो टाइगर रिजर्व से कनेक्टेड है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मोरंग गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोरंग गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि एनटीसीए मतलब आपका जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है, इन्होंने कंसर्न रेज किया है अबाउट दिस प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। रीजन क्या है कंसर्न रेज करने का? कंसर्न रेज करने का रीजन है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है जहां पर डैम बनाना की बात हो रही है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपके दो टाइगर रिजर्व में आता है, जो कि आपके टाइगर का हैबिटेट है, इसलिए यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। देख सकते हैं यहाँ पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व है। तो मेलघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बीच में ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसी का नाम आपको मोरंड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो इसका पर्पस है कि 211 ऐसे विलेजेस हैं होशंगाबाद में, बैतूल में, खंडवा और हरदा में, जहां पे इरिगेशन या सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रोजेक्ट को इनिशियली 1972 में प्रपोज किया था, लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया था, लेकिन अभी वापस से इसमें कंसर्न रेज किया गया है। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विंग्ड राइडर। तो यहाँ पे विंग्ड राइडर या विंग राइडर एक्सरसाइज किन फोर्सेस के बीच में, तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, जो कि ईस्टर्न थिएटर में कंडक्ट की गई। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के चीफ दोनों साथ में बैठ के तेजस में उड़ान भर रहे थे। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एंड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, इन दोनों ने साथ में मिलकर उड़ान भरी है यहाँ पर तेजस में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे पीएम श्री स्कीम के बारे में। तो पीएम श्री स्कीम के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। पीएम श्री का मतलब होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, एग्जिस्टिंग जो स्कूल है, उनमें और भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करना है, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, जिसके अंदर 14,500 पीएम श्री स्कूल को स्टेब्लिश किया जाएगा और इनकी जो फैसिलिटी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनकी फैसिलिटी को इनहांस किया जाएगा। ये आपका प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, जिसको 2022 में शुरू किया गया। अभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के शेयर्स हैं। ठीक है, 60:40 का रेशियो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये 90:10 का है और यूनियन टेरिटरी के लिए 100% कंट्रीब्यूट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। फिलहाल में न्यूज भी क्यों है? क्योंकि सिक्किम में पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल जिसका नाम है नामची, नामची जो है वो पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पीएम श्री स्कूल देखने को मिल जाएगा, जो कि पहला ग्रीन रेटेड स्कूल है। ठीक है, तो पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन नामची, सिक्किम has made a history by becoming the first green rated school in the northeastern state for the India for the year 2025। नाउ बात करते हैं पनामा। ये है आपका पनामा। हम सभी को पता है यहाँ पे पनामा नहर भी है, जो कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करती है। और यहाँ पे पनामा जो है वो पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसने 2017 में BRI मतलब जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन किया था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास कर रहे हैं, तो उसके बाद पनामा ने एग्जिट ले लिया है। पनामा ने विड्रॉ कर लिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है 2013 का इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका और यूरोप को रोड कनेक्टिविटी और सी रूट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए चाइना के BRI प्रोजेक्ट को विड्रॉ किसने किया है रिसेंटली, तो आंसर हो जाएगा पनामा। या क्वेश्चन बन सकता है कि पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री कौन सी थी जिसने BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, तब भी आपका आंसर पनामा हो जाएगा, जिसकी कैपिटल पनामा सिटी है। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे बीरेन सिंह के बारे में। बीरेन सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे चीफ मिनिस्टर मणिपुर के, और इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? इसको हम हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। हम सभी को पता है अगर आपको सरकार बनानी है, किसी भी गवर्नमेंट को अगर सरकार बनानी है तो मेजोरिटी सीट होनी चाहिए। अगर आप अपनी मेजोरिटी को लूज कर जाते हो तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तब पास किया जाता है जब हमें लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने अपने लोगों को खो दिया है, मतलब उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मेजोरिटी नहीं है और हम उसकी सरकार को गिरा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कैन बी पावर ओनली इफ इट कमांड अ मेजोरिटी। अगर उनके पास मेजोरिटी है तभी वो पावर में रह सकते हैं। क्लियर है? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जो आपकी असेंबली की सीट्स होती हैं या जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा का जो रूल बुक है 198, उसमें मेंशन किया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे पीएम मोदी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और फ्रांस के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है एमेन्युअल मैक्रोन। इन्होंने मिलकर इंडिया का सेकेंड डिप्लोमेटिक मिशन लॉन्च किया है फ्रांस में, और एक इंडिया का नया कॉन्सुलेट जनरल ओपन हो रहा है। कहाँ पे? मर्सली में। आप यहाँ पे मर्सली का लोकेशन देख सकते हैं, फ्रांस में है, जहाँ पे सेकेंड इंडिया का कॉन्सुलेट जनरल ओपन किया जाएगा। पहला ऑलरेडी पेरिस में आपको मिल जाएगा। क्लियर? फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने कल की क्लास में मतलब 10th ऑफ फेब को क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 के बारे में बताया था। डोंगरी भाषा के लिए यहाँ पे चमन अरोरा को अवार्ड मिला है। ठीक है, और इनकी रचना का नाम क्या है? एक होर अश्वत्थामा। साहित्य अकादमी अवार्ड में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। फिर बिमटेक ने विम कॉइन करके एक नया कॉइन या डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, और ये पहला बिजनेस स्कूल बन गया जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है।
इंडिया का पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। फिर 10th एडिशन साईफाई साइंस फेस्टिवल इनॉग्रेट हुआ था गोवा में। फिर महाराष्ट्र ने मैंडेट कर दिया है मराठी लैंग्वेज के यूजेस को। फिर नेक्स्ट बात हमने की थी सेगो गेले के बारे में, ये पहली ब्लैक वीमेन बन गई है मिसेस वर्ल्ड 2025। रशिया ने रिसेंटली रॉसकॉस्मोस के नए चीफ अपॉइंट किए हैं जिनका नाम है दिमित्री बेकनोव। वर्ल्ड का पहला कैंगरू एम्ब्रॉय क्रिएट किया गया है आईबीएफ के जरिए, ठीक है। फिर इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो $778.21 बिलियन पहुंच चुका है 23-24 में, और मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा। वही मोबाइल फोन का जो एक्सपोर्ट है वो $15.6 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर है, और सबसे ज्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है मोबाइल का वो यूएसए में किया जाता है। फिर फार्मा एक्सपोर्ट भी हमारा $27.85 बिलियन पहुंच चुका है, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपका हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमको $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है। ये सारी बातें हमने कल के सेशन में डिटेल में डिस्कशन की थी। फिर हमने बात की थी किसके बारे में, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बारे में। यूएसए का ये व्हीकल है और इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए साइन कर रही है। फिर इसरो ने फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर को रेडी कर लिया है, और आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में कितना है 465.33 आपको आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगली कहानी बात करेंगे। पाकिस्तान ज्वाइन चाइना चैंग ई 8 लूनर मिशन। तो चैंग ई 8 लूनर मिशन किसका है, चाइना का है, और रिसेंटली किसने से ज्वाइन किया है, पाकिस्तान ने, ठीक है। ये पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम है जिसका नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इन्होंने पार्टनरशिप किया है चाइना के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फॉर द अपकमिंग चैंग ई लूनर मिशन। ये जो मिशन है वो 2028 में 2028 में शेड्यूल किया गया है फॉर लॉन्चिंग, ठीक है। इसमें पाकिस्तान जो है वो अपना एक रोवर डेवलप करेगा। पाकिस्तान क्या करेगा, एक रोवर डेवलप करेगा जो कि चंद्रमा की साउथ पोल पे लैंडिंग करेगा विद द हेल्प ऑफ चैंग ई 8 लूनर मिशन, जो कि चाइना का मिशन है। और ये जो चैंग ई 8 मिशन है वो आगे आने वाले समय में चाइना को और भी ज्यादा हेल्प करेगा किसमें, लूनर बेस बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे 35 केजी का लूनर तैयार करेगा कौन, पाकिस्तान, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है विकसित गांव, ठीक है। विकसित गांव विकसित उड़ीसा स्कीम किसने लॉन्च की है, आंसर हो जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट ने की है। क्यों की है, विलेज के डेवलपमेंट के लिए। तो चीफ मिनिस्टर कौन है, मोहन चरण मांझी हैं। इन्होंने विकसित गोवा और विकसित उड़ीसा स्कीम को लॉन्च करने का काम किया है, जिससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, रोड कनेक्टिविटी को इनहांस किया जाएगा, सिविक एमिनिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटी और टूरिज्म डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसके लिए 5 सालों के लिए बजट कितना है 5000 करोड़ रुपीस है, और पहले साल मतलब 24-25 में 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं कर्नाटका डिक्लेयर नक्सल फ्री आफ्टर फाइनल सरेंडर। यहाँ पर चिकमंगलूर एक जगह है कर्नाटका में, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर फाइनली नक्सल्स ने सरेंडर किया है, जिसके बाद कर्नाटका को नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर किया गया है। फिर आसाम जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें 7500 डांसर्स साथ में मिलके झूमर डांस को परफॉर्म करेंगे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना बनाने वाले हैं। तो झूमर डांस फेस्टिवल कहां पर हो रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेस्टिवल है, आंसर हो जाएगा आसाम में। नेक्स्ट है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में, साइक्लोन 2025। तो ये जो साइक्लोन एक्सरसाइज है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और आपको ये साइक्लोन एक्सरसाइज का 3rd एडिशन देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि साइक्लोन एक्सरसाइज 2025 कहां पर हो रही है, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी, और ऑल्टरनेटिव बेसिस पे इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। जो पहला एडिशन हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और अभी 3rd एडिशन कहां पर हो रहा है, आपका इजिप्ट में हो रहा है, जिसमें पैरासूट रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया की तरफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्रायोजेनिक फैसिलिटी टू प्रिजर्व इंडेंजर प्लांट स्पीसीज इन तमिलनाडु। अब कई सारी ऐसी प्लांट स्पीसीज है, या तो वो एक्सटेंट हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, या तो इंडेंजर है मतलब कभी भी गायब हो सकती हैं, तो उनको प्रिजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्रायोजेनिक फैसिलिटी को लॉन्च किया है, जो कि इंडेंजर स्पीसीज को प्लांट की प्रिजर्व करने का काम करेगी। ये जो क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली कोल्ड, इसमें जनरली लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटिव स्पीसीज शीट वॉल्ट विद क्रायोजेनिक फैसिलिटी एट तमिलनाडु कोयम्बतूर में। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर में इस फैसिलिटी को बनाया जाएगा, जिसके लिए 10.50 लाख रुपीस का, ठीक है, 10.50 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन होगा, इसका बजट है, जिसपे जो रेयर इंडेंजर थ्रेटेंड स्पीसीज है उनको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा यूजिंग द क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक होती है जो कि वेरी लो टेम्परेचर पे काम करती है, जहां पे डिफरेंट स्पीसीज को हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, जो IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में शामिल है।
ठीक है, इसमें यहाँ पे टेम्परेचर -153 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाएगा, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा और इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपका लिक्विड ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रायोजेनिक का मतलब यहाँ पे हीलियम, नाइट्रोजन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, जिससे लंबे समय तक इनको स्टोर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट टू बी मेड ऑटोनोमस। अब यहाँ पे देखेंगे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है 2003 का मिशन है। कब का मिशन है? 2003 का मिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था। इसका पर्पस है कि हमारे देश के जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंजर्व करना, उनको प्रिजर्व करना और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डेसिमेट मतलब उसको फैलाव करना, डेसिमिनेटिंग करना, मतलब इसके बारे में जानकारी देना। ये काम करता है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसका मोटो क्या है? कंजर्विंग द पास्ट फॉर द फ्यूचर। अब इस बॉडी को हम एक ऑटोनोमस बॉडी बनाना चाहते हैं। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की बात की गई है बजट की। तो center has allocated almost 500 crore rupees national mission for manuscript through a special finance committee over the next 5 years और इसको एक ऑटोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है सैम नुजोमा। ये है सैम नुजोमा, ठीक है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं नमीबिया के। जैसे कि हमारे देश में फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है, ऐसे ही फादर ऑफ नेशन नमीबिया के किसे कहा जाता है? सैम नुजोमा को कहा जाता है। इनकी डेथ हो गई है, 95 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई है। और जब नमीबिया बना था तो ये पहले प्रेसिडेंट रहे थे 15 सालों तक और एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। क्लियर है? अंत में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फरवरी 2025 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। वो कौन सा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है? ये 4 ऑप्शन है। जो भी सही आंसर आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।